Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are doing your studies regularly. So students, those who are not following their timetable, so उनको लर्निंग में आगे प्रॉब्लम आएगी अगर आपने अभी लर्निंग वर्क स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि अभी आप घर पे हैं बेटा, आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम है, आप अभी घर पर हैं. सो डू योर स्टडी, मेंटेन योर टाइम टेबल एंड फॉलो इट. So students, today we are going to continue our chapter that is planning and sustainable development. We read about this chapter about the planning commission and the regional planning and sectoral planning. So today we are going to read about the case study that is related to the भरमौर. भरमौर एक ट्राइबल एरिया है जो कि हिमाचल प्रदेश में है. इस केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे कि प्लानिंग कमीशन ने किस तरह ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए कुछ मेजर स्टेप्स उठाए. सो केस स्टडी इज अबाउट द भरमौर इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये प्रोग्राम भी नीति आयोग, दैट इज द न्यू नेम ऑफ प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन ने ये एक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि ट्राइबल्स के लिए था उसको स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने एक ट्राइबल रीजन belongs to the Himachal Pradesh है. Let's read about in detail the tribal development program related to the भरमौर. So भरमौर एक ट्राइबल एरिया है जो कि कंप्राइज करता है दो तहसील हैं, दैट इज होली एंड भरमौर. आप इस केस स्टडी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस केस स्टडी पर बेस्ड है एंड ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है. सो भरमौर एंड होली तहसील both are included in the tribal development program and both are in Chamba district. हिमाचल प्रदेश की चंबा डिस्ट्रिक्ट में दोनों ट्राइबल रीजन, दैट इज भरमौर एंड होली रीजन. ओके, सो नोटिफाइड ट्राइबल एरिया सिंस 1975. होली रीजन को एंड भरमौर रीजन को ट्राइबल एरिया कब माना गया? दैट इज 1975. नोट करा गया इनको. इनहैबिटेटेड बाय, अब यहाँ पर जो ट्राइबल्स रहते हैं वो है गद्दी ट्राइबल्स. सो गद्दीज आर द ट्राइबल्स दैट लिव इन द भरमौर रीजन. भरमौर ट्राइबल रीजन हैज हार्श क्लाइमेट. क्योंकि हिली एरिया, आपको पता है अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वो एक हिली एरिया, तो यहाँ पर जो कोल्ड सीजन होता है वो बहुत ज्यादा हार्श होता है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड होती है. लो रिसोर्स बेस, यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है क्योंकि क्लाइमेट ज्यादा हार्श है एंड कोई भी मिनरल यहाँ पर अगर हम बोले कि फेरियस, नॉन फेरियस, मेटालिक, नॉन मेटालिक, ऐसे मिनरल भी यहाँ पर फाउंड नहीं होते. सो यहाँ के नेगेटिव पॉइंट बताएं कि हार्श क्लाइमेट है, कोई भी यहाँ पर रिसोर्स नहीं है एंड यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो भी फ्रेगल है. फ्रेगल मीन्स लैंडस्लाइड बहुत देखने को मिलते हैं या फ्लड रीजन है. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंट भी फ्रेगल है एंड रिसोर्स यहाँ पर नहीं है एंड क्लाइमेट है वो हार्श है. मोस्ट सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया, ये जो एरिया है भरमौर रीजन एंड होली रीजन जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको ट्राइबल रीजन बोला गया है, ये बैकवर्ड है सोशली भी एंड इकोनॉमिकली भी. सोशली भी मतलब सोशली भी इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, औरों से पीछे है, एंड इकोनॉमिकली इन द सेंस ऑफ द दे आर अर्निंग, ये जो अर्न कर रहे हैं उसके सेंस में भी काफी पीछे हैं. सो इकोनॉमिकली इनकी जो इकोनॉमी है दैट इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, तो ये प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. ओके, सो अभी हमने देखा कि जो भरमौर रीजन है ट्राइबल डेवलपमेंट रीजन, जो केस स्टडी हम कर रहे हैं उसमें चंबा डिस्ट्रिक्ट की होली एंड भरमौर तहसील है उनको इंक्लूड करा गया है एंड दे आर इन हिमाचल प्रदेश, और ये हिमाचल प्रदेश में है. 1975 में इसको ट्राइबल रीजन नोटिफाइड किया गया था एंड यहाँ पर रिसोर्स नहीं है, एनवायरमेंट भी फ्रेगल है एंड हार्श क्लाइमेट है एंड लोग हैं वो इन्वॉल्व है प्राइमरी एक्टिविटी, दैट इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी. ओके, सो फिफ्थ 5-year प्लान हमने पढ़े थे हमारे प्रीवियस वीडियोस में कि फिफ्थ 5-year प्लान में ट्राइबल सब प्लान इंट्रोड्यूस करे गए. ट्राइबल सब प्लान मीन्स ट्राइबल पीपल्स के लिए कुछ प्लानिंग करी गई थी. उसमें 1974 में इंट्रोड्यूस करा गया कि फिफ्थ 5-year प्लान में 1974 से 1979 तक थे. सो 1974 में ट्राइबल पीपल के लिए सब प्लान्स है वो इंट्रोड्यूस करे गए एंड भरमौर
designated as integrated tribal development program, or you can say that tribal development project, both are same. So जो ट्राइबल सब प्लान बनाए गए थे उसमें भरमौर के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी था, यानी भरमौर रीजन के डेवलपमेंट के लिए भी एक प्लानिंग थी. आल्सो एम्ड, और इसका एम नैरोइंग डेवलपमेंट गैप बिटवीन भरमौर एंड अदर एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश. सो हिमाचल प्रदेश के अदर रीजन है एंड अगर हम भरमौर रीजन की बात करें तो इनके बीच में जो गैप है उसको कम करना था, मतलब इनका डेवलपमेंट करना था इस रीजन का, ताकि और जो जितने भी रीजन है उनके बराबर पहुंच जाए भरमौर रीजन जो कि काफी पीछे है. ओके. हाईएस्ट प्रायोरिटी किसे दी गई? डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, कम्युनिकेशन एंड एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया. एंड सिग्निफिकेंट क्या था इसका कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान की वजह से वहां पर स्कूल डेवलपमेंट हुए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रिसिटी वहां तक पहुंची क्योंकि उस एरिया का डेवलपमेंट करना था. सो इस केस स्टडी में आपने सबसे पहले भरमौर रीजन कहां पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी तहसील को इंक्लूड करके बनाया गया है एंड क्यों यहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स नहीं है, क्लाइमेट है वो हार्श है एंड जो इन्वायरमेंट है वो भी फ्रेगल है और यहाँ के लोग प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. 1975 में इसको नोटिफाइड किया गया था ट्राइबल एरिया. सो 5th 5-year प्लान में जो ट्राइबल सब प्लान थे उसमें एक स्पेशल इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेटअप कराया गया था 1974 में भरमौर रीजन के लिए. एंड इसका एम था कि भरमौर रीजन को हिमाचल प्रदेश के बाकी रीजन के साथ में लेके आना है, मतलब जो इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो डेवलपमेंट करना है यहाँ पर. एंड प्रायोरिटी दी गई थी ट्रांसपोर्टेशन को, कम्युनिकेशन को एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को. एंड इनकी वजह से भरमौर रीजन में स्कूल्स, वी कैन से दैट एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी जैसी फैसिलिटीज इन्हें प्रोवाइड कराई गई. सो स्टूडेंट्स, ये केस स्टडी है तो काफी इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ हमारे बुक में. सो 5 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस केस स्टडी में से पॉसिबल है कि यहाँ से आए क्वेश्चन. सो अगर हम 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं क्वेश्चंस की तो ऑटोमेटिकली जो एमसीक्यूज हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं. सो नीड नॉट टू वरी, ध्यान से समझिए, द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू. सो अब बेनिफिशियरी कौन से रीजन में, अब ये जो ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करा गया था तो कौन से रीजन थे जिनको बेनिफिट हुआ था. यहाँ पर मैंने मैप बनाया भरमौर रीजन का. सो उसमें यहाँ पे तुंदा, कुक्टी, कानी एंड होली, ये कुछ रीजन है. अब किस रीजन को फायदा हुआ था इस ट्राइबल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसमें होली एंड कानी एंड होली, ये जो रीजन थे भरमौर रीजन के, इनको बेनिफिट मिला था इस डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जबकि जो तुंदा एंड कुक्टी थे, दिस एंड दिस, इनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला. मतलब जो रिजल्ट थे ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के वो यहीं तक लिमिटेड थे. सोशल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट क्या हुआ इसका, इंक्रीज इन, मतलब इतना डेवलपमेंट करने के बाद में, इतनी सारी फैसिलिटी देने के बाद में क्या चेंजेस दिखाई पड़े. सो फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, क्योंकि आपको बताया गया था कि स्कूल्स एस्टैब्लिश करे गए थे तो लिटरेसी रेट है वो बढ़ गई. एंड सेक्स रेशियो था वो भी इंक्रीज हो गया, मतलब मेल फीमेल का जो डिफरेंस था उसमें भी काफी कमी आई. ओके. देन डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज में डिक्लाइन आया. जब ऑटोमेटिकली जब एजुकेशन आएगी लोगों के पास में तो जो चाइल्ड मैरिज है उसके बारे में लोग अवेयर होंगे एंड उसको अवॉइड भी करेंगे. सो गद्दीज पहले सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे. मैंने आपको बताया था कि भरमौर रीजन में जो गद्दीज ट्राइबल रहते हैं उनकी मेन एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर थी और एग्रीकल्चर में भी वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब जो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है. लेकिन जब इरिगेशन उनको प्रोवाइड करी गई, इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रोवाइड करी गई और मॉडर्न टेक्निक्स उनको एग्रीकल्चर की जब इंट्रोड्यूस कराई गई इस डेवलपमेंट प्रोग्राम में, तो उन्होंने कैश क्रॉप उगाना स्टार्ट कर दिया. जैसे पल्सेस उगाने उन्होंने स्टार्ट कर दी. कैश क्रॉप मतलब क्रॉप्स को वो उगा रहे हैं मार्केट में सेल करने के लिए. ओके. लेकिन जो गद्दीज है वो अभी भी बहुत ज्यादा मोबाइल है, मतलब
वो माइग्रेट हो जाते हैं, जब हार्श विंटर होते हैं तो वो कांगड़ा वैली एंड उसके आसपास के रीजन में माइग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से हिल स्टेशन है, तो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो वेजेस अर्न करने के लिए ये इनका मूवमेंट हो जाता है गद्दीज ट्राइबल्स का। सो बेनिफिट किस किस को मिला था? होली रीजन एंड काली रीजन को, एंड जहां जो भरमौर एरिया के वो रीजन जिनको बेनिफिट नहीं मिला, तुंदाहा एंड कुक्टी, इनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। और सोशल बेनिफिट क्या हुए, मतलब चेंजेस या इंप्रूवमेंट भी हम कह सकते हैं कि लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हो गया, एंड सेक्स रेशियो है वो इंक्रीज हो गया, बेटर हो गया पहले से, एंड चाइल्ड मैरिज थी वो डिक्लाइन हो गई। एंड गद्दीज ने जो सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, अब वो कॉमर्शियल फार्मिंग करने लगे, मतलब कैश क्रॉप है वो उगाने लगे अपने खेतों पर, ताकि वो मार्केट में सेल कर सके। तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद में, यहाँ पर जो ट्राइबल डेवलपमेंट हुआ था उसके बाद में यहाँ पर काफी चेंजेस पॉजिटिवली देखने को मिले। सो इट्स ऑल अबाउट द भरमौर केस स्टडी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। देयर इज अनदर केस स्टडी इन आवर बुक, दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। सो कमांड एरिया हियर मीन्स कोई ऐसा एरिया जो अपने आसपास के एरिया को किसी ना किसी तरह बेनिफिट दे रहे हैं, मतलब एक बेस ले लिया जाता है, एक कोई भी एरिया है उसको बेस मान लिया गया है, आसपास के एरिया को किसी ना किसी तरह हेल्प कर रहा है। सो यहाँ पर हेल्प कर रहा है इंदिरा गांधी कैनाल वाटर प्रोवाइड कराने में। ओके, वी ऑल नो दैट कि राजस्थान में रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा कम है, मतलब एनुअल रेनफॉल है वो 75 सेंटीमीटर से भी बहुत कम है ना, वहां पर वेजिटेशन है इसीलिए, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। सो उस एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए इसे कमांड एरिया बनाया गया था, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में वाटर लेके आए थे, एक आर्टिफिशियल कैनल बनाई गई थी। सो उसी के बारे में हम आज यहाँ पर रीड करेंगे। सो इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, इसको प्रीवियसली नॉन एज राजस्थान कैनाल, सो इसे पहले राजस्थान कैनाल के नाम से जाना जाता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम, इंडिया की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कैनाल है, मतलब मैन मेड कैनाल है, ये नेचुरल नहीं है। आइडिया ऑफ कंवर सेन 1948, राजा कंवर सेन थे 1948 में, उन्होंने इस एरिया के डेवलपमेंट के बारे में एक प्लान सोचा था, और प्लान यही था क्यों ना हम यहाँ पर किसी ना किसी तरह वाटर प्रोवाइड करें। सो 31 मार्च 1958, मतलब 10 इयर्स लग गए इसको लॉन्च होने में। सो ये 31 मार्च को 1958 10 इयर्स बाद लॉन्च हुई। ऑरिजिनेटेड, अब वाटर जो है उसका मूवमेंट कहां से किया गया, मतलब वाटर को कहां से लेके आया गया, दैट इज हैरिक बैराज। हैरिक बैराज इज इन पंजाब। पंजाब में सतलुज रिवर पर एक डैम है, दैट इज हैरिक बैराज बोला जाता है। वहां से पानी को मूव कर दिया गया। सपोज यहाँ पर पंजाब है, हेयर इज राजस्थान, तो यहां से मूवमेंट ऐसे कर दिया गया वाटर का, जो कि पाकिस्तान के पैरेलल चलता है, पाकिस्तान के बॉर्डर के पैरेलल, और पहुंचता है राजस्थान में। अभी हम मैप से देखेंगे इसको। सो जब प्लान किया गया था तो इसकी लेंथ उसमें बताई गई थी 9060 किलोमीटर, एंड लेंथ इसकी 9060 किलोमीटर है, काफी जो लॉन्ग है। एंड इसका टोटल कमांड एरिया, जिस एरिया में इंदिरा गांधी कैनाल का वाटर पहुंचाया जाता है, वो टोटल एरिया है 19.63 लाख हेक्टेयर। ओके, सो काफी लार्ज एरिया कवर करती है कैनाल। 70% एरिया इरिगेटेड बाय फ्लो सिस्टम, इसमें जो इरिगेशन है 70% वो फ्लो सिस्टम से है, एंड 30% लिफ्ट सिस्टम। सो फ्लो सिस्टम एंड लिफ्ट सिस्टम मीन्स वो एरिया जो फ्लो में है, मतलब वाटर को फ्लो करोगे तो वाटर आसानी से वहां पर पहुंच जाएगा, लेकिन जो अपलैंड है मीन्स जो हाइट पर है जो लैंड, वहां पर अपलैंड सिस्टम के थ्रू वाटर को पहुंचाया जाएगा। ओके, फ्लो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि फ्लो में तो बताया है कि 70% इरिगेटेड बाय द फ्लो सिस्टम, फ्लो सिस्टम से 70% वाटर पहुंचा दिया जाता है, लेकिन 30% है वो लिफ्ट करा जाता है। लिफ्ट मतलब ऊपर पहुंचाना, क्योंकि वो अपलैंड्स है, ऊंचे भाग है, इसलिए वहां पर अपलिफ्टमेंट सिस्टम के थ्रू वाटर पहुंचाया जाता है 30%। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस कैनाल सिस्टम को 2 स्टेजेस में पूरा किया गया था। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स इन 2 ways, दैट इज स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड। सो इन फर्स्ट स्टेज
Gently undulating topography lies in the Ganganagar and Hanumangarh. मीन्स undulating topography है, वहां पर भी अपलिफ्टमेंट किया गया था वाटर का. वाटर को undulating topography मतलब अपलैंड्स थे वहां तक भी पहुंचाया गया था. सेकेंड स्टेज में कंप्राइज डेजर्ट लैंड एरिया इन बीकानेर, और सेकेंड स्टेज में जो डेजर्ट एरिया था जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू, उसको भी इंक्लूड किया गया था सेकेंड स्टेज में. सो हियर इज द जैसलमेर, बीकानेर एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट. सो यहाँ पर है पंजाब एंड सतलुज रिवर पर हरिके बैराज है. यहां से वाटर को, दैट इज द पाकिस्तान के पैरेलल, बॉर्डर से पैरेलल चलते हुए कैनाल रिवर को इधर पहुंचाया गया. सो ये जो फर्स्ट स्टेज थी, इसमें जो फ्लो मीन्स स्लोप है यहाँ पर और वाटर फ्लो हो रहा है आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो स्टेज 1 में इस एरिया को कवर करा गया एंड अपलिफ्ट एरिया था, मतलब पहले स्टार्टिंग के इनिशियली पार्ट को स्टेज 1 में यहां तक पहुंचाया गया था इंदिरा गांधी कैनाल को. एंड ये अपलिफ्ट एरिया है, मीन्स ये अपलिफ्ट एरिया मीन्स यहाँ पर अपलैंड है और मतलब अपलैंड पर वाटर ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करना पड़ता है, जिसमें कि काफी टाइम कंज्यूमिंग है. जो कि सेकेंड स्टेज में अब इतना एरिया कवर हो गया, उसको आगे बढ़ाया गया. सेकेंड स्टेज में ये फ्लो सिस्टम एंड दैट इज अपलिफ्ट. सो ये अपलिफ्ट सिस्टम है, हमने पढ़ा कि डेजर्ट एरिया का. सो हम यहाँ पर देखेंगे इन लिफ्ट सिस्टम वाटर इज लिफ्टेड अप टू मेक इट फ्लो. वाटर को इतने ऊपर तक ले जाया जाता है ताकि वो फ्लो होने लगे अगेंस्ट द स्लोप ऑफ द लैंड के अगेंस्ट. मीन्स अपलैंड है, वाटर अब यहाँ आ रहा है, इसे तो हम फ्लो कहेंगे. बट जब हम वाटर को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, हम अगेंस्ट द स्लोप चल रहे हैं. वाटर की मूवमेंट ऐसे होना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको यहाँ तक पहुंचाया जाएगा क्योंकि वो कमांड एरिया के प्लानिंग में इंक्लूड है. सो दिस इज द डिफरेंस. जब वाटर की मूवमेंट अपलैंड की तरफ हो रही है एंड अपलैंड से नीचे ये फ्लो है, दैट इज अपलिफ्ट. ओके. सो लिफ्ट कैनाल्स ऑरिजिनेटेड लेफ्ट बैंक. तो लिफ्ट कैनाल था, दैट इज ये लेफ्ट बैंक है, ये लेफ्ट साइड है. अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा राइट साइड है, बट कैनाल इधर से आ रही है तो मूव हो जाइए, दैट इज द लेफ्ट एंड दैट इज द राइट. सो राइट बैंक पर फ्लो है, सो राइट बैंक पर फ्लो है एंड लेफ्ट पर अपलिफ्ट है. ओके. और हमने ये राइट लेफ्ट क्यों लिया है, क्योंकि जो कैनाल है उसकी मूवमेंट इधर से हो रही है, तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा. दैट इज द राइट, दैट इज द लेफ्ट. ओके. So here is the explanation of Indira Gandhi Canal Command Area. And the last topic of our chapter is sustainable development. So what is sustainable development? कि डेवलपमेंट तो हो लेकिन उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर ना हो, या हम जितना नेगेटिव इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं उतना नेगेटिव हम रिड्यूस करें. मीन्स रिसोर्सेज को इतना केयरफुली हमें यूज करना है कि आगे फ्यूचर के लिए वो हमारे पास बचा रहे. So we can fulfill our need without compromising the need of the future generation. कि हम अपने प्रेजेंट की नीड को भी पूरा करें लेकिन फ्यूचर जनरेशन के साथ में भी कोई भी हम इनजस्टिस ना करें, मतलब उनके लिए भी ये रिसोर्सेज बचे रहे. हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम है, ये लिमिटेड रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यू नहीं हो सकता है, इसको रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे. तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन अब आएगी, अगर हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेंगे इन रिसोर्सेज का, तो हम उनके लिए कुछ भी नहीं बचाएंगे. मीन्स सारा पेट्रोलियम एंड कोल अगर हमने यूज कर लिया तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा. तो दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट सस्टेनेबल. बल्कि हम इनके अल्टरनेट सोचे, अगर कि पेट्रोलियम की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, या कौन सा रिसोर्स, हम कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं. सो हम उनके लिए ये जो रिसोर्सेज है इनको सेव कर सकते हैं. So that is the sustainable development. So sustainable development is multi-dimensional, मतलब इकोनॉमिक, सोशली डिफरेंट टाइप्स के जो डेवलपमेंट है उनसे जुड़ा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ को पहले माना जाता था कि सेम है. इकोनॉमिक ग्रोथ अगर किसी कंट्री की मीन्स जीडीपी, आपने जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या पर कैपिटल इनकम है, उसके बेसिस पर हम कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते थे. लेकिन जिस कंट्री में एनवायरनमेंट पर बहुत ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट पहुंच रहा है या पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इट मीन्स उनका हम ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट नहीं मानते हैं. सो 1970 में रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ एंड इक्विटी, ये
सो डेवलपमेंट को डिफाइन करा गया रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ एंड इक्विटी, कि रीडिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज का इक्विटी, मतलब ऐसा नहीं कि एक ग्रुप ऐसा है जो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहा है और दूसरा ग्रुप ऐसा है जिसको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो दैट इज नॉट द डेवलपमेंट। वहां पर इक्विटी होनी चाहिए, मतलब सबकी अप्रोच होनी चाहिए रिसोर्सेज का। नोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट हुआ? जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर डेवलपमेंट हो रहा था, वहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज थी जिसकी वजह से वहां का एनवायरमेंट है वो पॉल्यूटेड होने लगा, उसके जो हार्मफुल इम्पैक्ट थे वो दिखाई पड़ने लगे। सो वहां से कॉन्सेप्ट आता है कि उनका जो इम्पैक्ट है एनवायरमेंट पर पड़ रहा है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, मतलब आप एक इंडस्ट्रीज को बढ़ा रहे हैं लेकिन जो हमारा एनवायरमेंट है उसकी क्वालिटी बिल्कुल लो होती जा रही है। सो यहां से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ वेस्टर्न कंट्रीज से, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वहां से। ओके, द पॉपुलेशन बॉम्ब एनहेलिंग इन 1968। सो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट है, फिर बाद में मैगजीन में आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश होने लगे, जैसे कि 1968 में एक आर्टिकल था द पॉपुलेशन बॉम्ब। इसमें बढ़ती हुई पॉपुलेशन एंड घटते हुए जो रिसोर्सेज, जो रिड्यूस हो रहे हैं रिसोर्सेज, उनके बीच में जो इम्बैलेंस है उसको शो करा गया था एनरिच इन 1968 में। एनरिच जो पब्लिशर्स थे उनके अंडर में ये पब्लिश हुआ था ये आर्टिकल। एंड ऐसे ही एक आर्टिकल था जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज लिमिट्स टू ग्रोथ, कि ग्रोथ की भी लिमिट होती है और उस लिमिट को हम क्रॉस कर रहे हैं। सो मिडोज क्लब ऑफ रोम ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था और वो मिडोज में पब्लिश हुई थी 1972 में। ओके, सो उसके बाद में जब ये कंसर्न बढ़ता चला गया तो यूएनओ ने भी स्टैब्लिश किया एक वर्ल्ड कमीशन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। सो इसका स्टैब्लिशमेंट क्यों किया गया था इस कमीशन का? इनका काम था कि डिफरेंट कंट्रीज है, किस कंट्रीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलो नहीं किया जा रहा है या ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज हैं उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एग्री करना, उनको परसुएट करना। सो इसके जो चेयरमैन थे दैट इज एच ब्रूटनलैंड। सो एच ब्रूटनलैंड थे, इन्होंने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें इन्होंने कहा था इट इज दैट वी फुलफिल द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, कि हम अपने प्रेजेंट की नीड को पूरा करें बिना फ्यूचर जनरेशन को की नीड्स के अगेंस्ट में जाते हुए, मतलब उनकी भी नीड्स पूरी होनी चाहिए, उनके रिसोर्सेज को हम यूज ना करें, हम उतने ही रिसोर्सेज को यूज करें जो हमारे लिए, बाकी हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाएं। सो दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज द सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज class and we already completed the chapter today. So today we read about the Bharmore case studies and Indira Gandhi Canal Command Area and the sustainable development. So you have to write both the 3 questions according to 5 marks in your fair notebook. I hope all of you understand that. Just read this chapter from your NCERT book. So best of luck for your studies. Obey your parents. Thank you.